हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको 9th क्लास का जो हिस्ट्री का चैप्टर है वन विद्रोह, उसके बारे में मैं इससे पहले 4 वीडियो बना चुका हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन का क्लास पूरा एनसीईआरटी बेस पे किया हूँ। उसके बाद अभी जो चल रहा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का चल रहा है, जो इसका लास्ट पार्ट है। मैं इससे पहले 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूँ। 6 क्वेश्चन बच गया था जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। यदि ये इतना आप कर लिए तो कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, हमारा गारंटी है कि आप 100% उसको जवाब दे के आएंगे। इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए, मैं 9वां क्वेश्चन बता रहा हूँ। सबसे पहले 9वां क्वेश्चन है, बस्तर के लोगों की जीवन शैली का वर्णन कीजिए। मैं इससे पहले बस्तर के बारे में विस्तार से जो है सो इंट्रोडक्शन क्लास में बताया हूँ कि बस्तर जो है सो छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित एक छोटा सा जो है सो आपको जिला है, और यह आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र के सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है। बस्तर का जो केंद्रीय भाग है वो पठारी है। इस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान, दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। बस्तर में जो जनजाति है, जो आदिवासी समुदाय है, वो खास करके मुड़िया है, गोंद है, धुरवा है, भतरा है, हलवा है। खास करके इतनी जनजाति वहाँ पे रहती है। इन लोगों का जो जीवन शैली है, क्वेश्चन जो आपका है वह बस्तर के लोगों की जीवन शैली का वर्णन कीजिए। तो बस्तर के लोग 1905 से पूर्व गांव में शांति और सौहार्द का जीवन व्यतीत करते थे। 1905 से वहाँ पे किसी भी प्रकार का अशांति नहीं था, और अनेक समुदाय जैसे मारिया, जैसे मुड़िया, गोंद, धुरवा, भतरा, हलवा आदि इकट्ठे रहते थे। आप सोच सकते हैं, इतने जनजाति सारे एक साथ रहते थे और अलग अलग भाषाएं बोलते थे, फिर भी इनमें शांति बनी हुई थी। अशांति कभी भी नहीं देखा गया। वे शिकार करते थे, कंद, फल, पत्ते, वन उत्पादों को एकत्रित करते थे। उनके लिए नदी, वन और पहाड़ पूजनीय थे। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि बस्तर के लोग जो थे नदी को पूजा करते थे, वन को पूजा करते थे और पहाड़ का पूजा करते थे। कुछ गांव अपने वनों की सुरक्षा के लिए चौकीदार रखते थे, जिन्हें वेतन के रूप में हर एक घर से थोड़ा थोड़ा अनाज मिलता था। नेक्स्ट पॉइंट आप देना कि दूसरे गांव के जंगल से लकड़ी लेने के लिए यदि दूसरे गांव के लोगों को यदि लकड़ी की ज़रूरत होती थी, और जब वह दूसरे गांव में वो प्रवेश करते थे तो उन्हें छोटा सा शुल्क देना पड़ता था, जिसे देवसारी या डांड कहा करते थे। ये भी क्वेश्चन कई बार 1 नंबर में आया कि देवसारी या डांड किसे कहा गया। तो जब दूसरे गांव के लोग लकड़ी काटने के लिए दूसरे गांव में आते थे तो उन्हें छोटा सा शुल्क देना पड़ता था, जिन्हें देवसारी या डांड कहते थे। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन किया जाता था, जहां एक परगने के गांव की मुखिया एकत्रित होते थे तथा जंगल समेत अनेक अहम मुद्दों पर चर्चा करते थे। इस कारण कहा जाता है कि ये जो बस्तर था वहाँ पे शांति बना रहता था, क्योंकि हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन किया जाता था। अच्छे बुरे जो भी बातें होती थी उन सभा में जो है सो चर्चा किया जाता था, मुखिया एकत्रित होते थे, और उसके बाद जो है सो जो भी अहम मुद्दा होता था उस पर चर्चा की जाती थी। बस्तर के लोग मानते थे कि हर एक गांव को उसकी जमीन धरती माँ से मिली है। बदले में प्रत्येक खेतीहर, जितने भी किसान थे, वो सारे के सारे त्योहार के अवसर पर धरती को चढ़ावा चढ़ाते थे, और इस प्रकार
बस्तर के लोगों की जीवन शैली थी और शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो आपका है, बस्तर के विद्रोह के मुख्य कारणों का उल्लेख कीजिए। तो आपको इससे पहले भी इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया कि बस्तर के लोगों का विद्रोह का कारण क्या था। वहाँ पे जो वन थे, जब वहाँ पे डच लोग उस वन को आरक्षित घोषित कर दिए, तो अब वन वाले के लिए कोई चारा नहीं रहा कि उनका जीवन यापन अब कैसे चलेगा। इसलिए उन्होंने विद्रोह किया। अब इस प्रकार इसको आप लिख सकते हैं कि जब अंग्रेजों ने वनों को आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया तो बस्तर के वन निवासियों के लिए जीना हराम हो गया। अब वे वनों से लकड़ी नहीं काट सकते थे, वे अनेक वन्य उत्पादों से भी वंचित हो गए जिन्हें बेचकर वो अपना निर्वाह कर रहे थे। अर्थात वन पर ही वो आश्रित थे। अब वन को डच जो है सो आरक्षित घोषित कर दिया, अर्थात उसमें जाना निषेध कर दिया, जाना मना कर दिया। अब वो ना ही वन से लकड़ी काट सकते थे, ना वन उत्पाद इकट्ठा कर सकते थे। अब उनके पास कोई चारा नहीं रहा विद्रोह के अलावा, इसीलिए उन्होंने विद्रोह किया। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि वे वनीय भागों में घुमंतु खेती करके अपना पेट भरने के लिए अनाज पैदा कर लेते थे। अब वे इससे भी वंचित हो गए। ऐसे में उनके भूखे मरने की नौबत आ गई और कहा जाता है मरता क्या नहीं करता। इसलिए छत्तीसगढ़ के लोग जब मरना ही था तो वो अब उसको विद्रोह के द्वारा सोच रहे थे, दबाने की कोशिश कर रहे थे कि अंग्रेज दब दे और हम लोगों को जो है वन में प्रवेश करने दिया जाए, जिसके कारण वो विद्रोह किए। लेकिन इस सब से कुछ हुआ नहीं। इसका नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, एक तो वे अंग्रेजों द्वारा लगाए गए करों से तंग आ चुके थे, दूसरे ब्रिटिश अधिकारियों को तोहफे देते देते तथा बेगार में उनकी नौकरी करते करते परेशान हो चुके थे। अंत में उन्होंने विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए सेना भेज दी। बगावत में हिस्सा लेने वालों को मारा गया तथा सजा दी गई। लोग जंगलों में भाग गए और 3 महीने में अंग्रेजों ने बस्तर पर आधिपत्य भी कर लिया। लेकिन बाद में आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया और आरक्षित क्षेत्र को भी 1910 से पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया गया। लेकिन इसमें जो आपको कहा जाता है कि जो इसके नेता, तो बस्तर के लोग जब विद्रोह किए तो विद्रोह में जो है सो कहा जाता है कि इसमें कोई भी नेता जो है सो नहीं थे, लेकिन इसमें गुंडा धूर जो थे, जो नेथानार गांव से संबंधित थे, उन्होंने इस आंदोलन में अहम सक्रियत रोल जो है सो अदा किए थे। इसीलिए इस विद्रोह में जो है सो कहा जाता है कि नेथानार गांव के जो गुंडा धूर थे इस आंदोलन के एक अहम सक्रियत माने जाते हैं। 1910 में आम की टहनियाँ, मिट्टी के ढेले, मिर्च, तीर गांव चक्कर काटने लगे। इसका मतलब ही था कि अब सब लोग यूनिटी बनाओ, एकता बनाओ और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करो, क्योंकि इसके अलावा किसी भी प्रकार का अब चारा नहीं है बस्तर के लोगों को। इसके अलावा यदि हम विद्रोह नहीं करेंगे तो हमें मौत ही आएगी। इसलिए अंत में इन्होंने बगावत की और अंत में जो है सो विद्रोह का फैसला किया। और गुंडाधुर के बारे में कहा जाता है कि अंत तक वो नहीं पकड़ में आए। इस प्रकार बस्तर के विद्रोह का मुख्य कारण था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा के गांव वालों पर डचों के द्वारा थोपे गए कानूनों का वर्णन कीजिए। तो ये जो जावा था इंडोनेशिया का ही एक जो है सो आपका प्रांत था, इंडोनेशिया का। और यहाँ पे डचों के द्वारा जो थोपे गए कानून था, भारत में जो अंग्रेजों के द्वारा थोपे गए कानून था, उससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता कानून था।
डचों ने जावा के गांव वालों पर कई कड़े वन कानून लागू कर दिए। डचों ने वनों की खेती की भूमि पर किराया लेना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ गांव वालों को इस किराए से इस शर्त पर मुक्त कर दिया कि वे मुफ्त से लकड़ियां कटाई और धुलाई के लिए श्रमिक तथा भैंस भी उपलब्ध कराएंगे। और ये जो उनका नियम था कि जो व्यक्ति कर नहीं देंगे और वन में रहेंगे उन्हें मुफ्त में लकड़ियां काटनी पड़ेगी और धुलाई के लिए श्रमिक तथा भैंस भी उपलब्ध कराने पड़ेंगे। इसी को जो है सो कहा गया ब्लैंड डॉग डिएंस्टेन। कालांतर में किराए से मुक्ति के बदले वनों में रहने वाले ग्रामीणों को पारिश्रमिक दिया जाने लगा, लेकिन वन भूमि पर खेती प्रतिबंधित कर दिया गया। ग्रामीणों को मवेशी चराने, बिना परमिट की लकड़ी की धुलाई करने या घोड़ा गाड़ी अथवा मवेशियों के साथ सड़क पर चलने पर सजा दी जाने लगी। इस प्रकार जावा पर जो है सो डचों का जो कानून था वो बहुत ही कड़क कानून था और अंत में यहाँ के लोग भी जो है सो विद्रोह करते हैं। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है जावा के गांव वालों पर डचों के द्वारा थोपे गए कानून, यदि आप इतना लिख दिए तो काफ़ी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ब्लैंड डॉग डिएंस्टेन की व्यवस्था क्या थी। इसी क्वेश्चन में अभी मैं आपको समझाया कि ब्लैंड डॉग डिएंस्टेन जो व्यवस्था था, जब डच जावा के लोगों को वन में प्रवेश करने पर रोक लगा दिया तो उसने एक शर्त रखी कि आप वन में खेती कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन कुछ गांवों को इस शर्त पर रहने दिया गया कि आप मुफ्त में हमारे लिए लकड़ी का कटाई करेंगे, ढुलाई करेंगे और श्रमिक की व्यवस्था करेंगे और भैंस भी उपलब्ध कराएंगे, और इतना करने के बाद आपको कर नहीं देना पड़ेगा। यही जो व्यवस्था था इसी को कहा गया ब्लैंड डॉग डिएंस्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ग्राम वन से आप क्या समझते हैं। तो ग्राम वन में आपको स्टार्टिंग में मैं बताया था कि जावा के जो वन प्रबंधन है और भारत में जो वन प्रबंधन लागू किया गया, दोनों में मिलता जुलता जो है सो आपको नियम कानून देखा जा सकता है। भारत में भी जो वन अधिनियम लागू किया गया उसमें जो है सो यह कहा गया कि आप जो है सो वन में रह सकते हैं, मुफ्त में आप वन में रह सकते हैं। कुछ गांवों को इस शर्त पर जो है सो रहने दिया गया कि आप जो है सो मुफ्त में वन में रह सकते हैं, लेकिन आपको जो है सो मुफ्त में लकड़ी काटना पड़ेगा, लकड़ी ढोना पड़ेगा। इसी को जो है सो कहा गया वन ग्राम। जो समुदाय गांव में इस शर्त पर रहे कि मैं आपके लिए मुफ्त में लकड़ी काटूंगा, मुफ्त में उसे साफ करूंगा, उसी को जो है सो कहा गया वन ग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का विश्व भर के जंगलों पर जो है सो क्या प्रभाव पड़ा। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का विश्व भर के जंगलों पर क्या प्रभाव पड़ा। भारत की सारी योजनाओं को स्थगित कर वन विभाग ने अंग्रेजों की जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए अंधाधुंध पेड़ काट डाले। सबसे पहला तो ये हो गया विनाश का कि विश्व युद्ध के कारण ही भारत में जो है सो आरक्षण की व्यवस्था की गई और आरक्षण की व्यवस्था करके आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। एक आरक्षित, एक सुरक्षित और एक ग्रामीण। और बाद में जो है सो जो सुरक्षित और ग्रामीण थे वो भी खत्म कर दिया गया और अंधाधुंध पेड़ की कटाई की गई। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ काटा गया। जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति अपनाई, जिससे आरे मशीन और सागौन के लट्टे जलकर भस्म हो गए और जापानियों के हाथ कुछ न लग सका। डच पर जब जापान अधिकार करने की कोशिश किया तो डच भी सोचा
कि जापान किस कारण जो है सो हम पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है सागौन की लकड़ी के लिए, जो जंगी ज़रूरतों को उसे पूरा करेगा। इसीलिए जीत तो सकता नहीं था डच जापान से, तो भागते भागते वो भस्म कर भागो नीति अपनाया, जिसके तहत आरा मशीन और सागौन के जितने भी लट्ठे थे सबको जलाकर राख कर दिया। और इसी को कहा गया भस्म कर भागो नीति। ये अलग से यदि 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछ दिया जाए भस्म कर भागो नीति क्या है, तो आप यही पॉइंट आप लिखेंगे कि जब जापान ने डच पर हमला किया तो हमला करने से पहले डच वहाँ से जब भागने लगे तो जितने भी सागौन के लट्ठे थे और आरा मशीन था उसे जला दिए, जिसमें सारे के सारे सागौन की लट्ठे और आरा मशीन जलकर भस्म हो गया। इसी को कहा गया भस्म कर भागो नीति। बाद में जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य किया, जंगलों का निर्मम दोहन किया गया। इन परिस्थितियों में अनेक गांव वालों ने अपने खेती का विस्तार भी कर लिया। बाद में इंडोनेशियाई वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस लेना कठिन हो गया था। कई बार युद्ध मार्ग बनाने के लिए पेड़ों को काट दिया जाता था जिससे कि युद्ध मार्ग बन सके, इसके लिए भी पेड़ की कटाई की गई अंधाधुंध। साथ ही शत्रु का मार्ग रोकने के लिए भी पेड़ों की कटाई की जाती थी। उसके बाद आपको कह सकते हैं कि ये जो आपका प्रथम विश्व युद्ध था और द्वितीय विश्व युद्ध था, इसमें जो है सो आपको वन की कटाई बहुत बड़े पैमाने पर किया गया। और इस प्रकार जो है सो आप इस क्वेश्चन का जवाब आप लिख सकते हैं। इतना पॉइंट यदि आप लिख दिए तो काफ़ी है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इससे पहले फर्स्ट पार्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं 8 बता दिया था, 6 क्वेश्चन बच गया था, वो 6 क्वेश्चन मैं आपको बता दिया। आपको जो है सो बस इस 14 क्वेश्चन को 1 से 2 बार सुनने हैं। और जो इंट्रोडक्शन क्लास है वो यदि आप देख लिए तो इस चैप्टर से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।